नार्निया की कहानियां चांदी की कुर्सी। अध्याय 1। जिम के पीछे। ये एक सुस्त उदास पतझड़ का दिन था और जिल पोल जिम के पीछे रो रही थी। वह इसलिए रो रही थी क्योंकि उसे परेशान किया जा रहा था। ये कहानी किसी स्कूल की कहानी नहीं है, इसलिए मैं जिल के स्कूल के बारे में जितना कम कहूँ उतना अच्छा होगा। ये कोई सुखद विषय नहीं है। ये एक सह शैक्षणिक स्कूल था जहाँ लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ते थे, जिसे पहले मिश्रित स्कूल कहा जाता था। कुछ लोग कहते थे कि ये स्कूल जितना मिश्रित था उससे कई ज्यादा मिश्रित तो उन लोगों का दिमाग था जो इसे चलाते थे। उनका मानना था कि लड़कों और लड़कियों को जो चाहे करने देना चाहिए, और दुर्भाग्यवश 10 या 15 सबसे बड़े बच्चों को जो सबसे ज्यादा पसंद था वह था दूसरों को डराना और सताना। ऐसी बहुत सी भयानक बातें वहां होती थी जिन्हें किसी आम स्कूल में आधे टर्म के भीतर पकड़ लिया जाता और रोक दिया जाता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता था। और अगर कभी पकड़ा भी जाता तो जो बच्चे ये सब करते थे उन्हें ना तो स्कूल से निकाला जाता और ना ही सजा दी जाती। प्रधान आचार्य कहता था कि वे रोचक मनोवैज्ञानिक मामले हैं और उन्हें अपने कमरे में बुलाकर घंटों बात करता था। और अगर कोई प्रधानाचार्य से सही तरह से बातें करना जानता हो तो उसका नतीजा ये होता कि यह उनका चहेता बन जाता। इसी वजह से उस सुस्त पतझड़ के दिन जिम के पीछे की गीली पगडंडी पर जिल पोल अकेले बैठी रो रही थी। और वह अभी अपनी पूरी तरह से रो भी नहीं पाई थी कि एक लड़का जिम के कोने से हाथ जेब में डाले सीटी बजाता हुआ घूम आया। वह लगभग उससे टकरा ही गया। देख कर नहीं चल सकती क्या? जिल पोल ने कहा। ठीक है, लड़के ने कहा। इसमें इतनी गरजने की क्या जरूरत है? और फिर उसने उसका चेहरा देखा। अरे पोल, उसने कहा। क्या हुआ? जिल ने बस चेहरे बनाए, वैसे जैसे कोई तब बनाता है जब कुछ कहना चाहता है लेकिन जानता है कि बोलते ही फिर से रोना शुरू हो जाएगा। फिर वही लोग, है ना, हमेशा की तरह? लड़के ने गंभीरता से कहा, जो अपने हाथ और भी गहराई से जेब में डाल रहा था। जिल ने सिर हिला दिया। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, भले ही कह भी पाती। दोनों जानते थे। अब देखो, लड़का बोला, इससे कोई फायदा नहीं कि हम सब। उसका इरादा अच्छा था, लेकिन उसकी बात सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई भाषण शुरू करने जा रहा हो। जिल अचानक गुस्से में आ गई, जो कि तब बहुत आम बात होती है जब कोई आपके रोने में बाधा डालता है। ओह, जाओ यहाँ से और अपने काम से काम रखो, उसने कहा। तुमसे किसी ने नहीं कहा था कि बीच में आ जाओ, है ना? और तुम हो कौन हमें बताने वाले कि हमें क्या करना चाहिए? मेरा मतलब है, शायद तुम्हारा मतलब है कि हमें भी उन लोगों की तरह ही जी हुजूरी करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, जैसे तुम करते हो। हे भगवान, लड़के ने कहा और झाड़ियों के किनारे की घास पर बैठ गया, लेकिन तुरंत ही उठ खड़ा हुआ क्योंकि घास पूरी तरह भीगी हुई थी। उसका नाम दुर्भाग्य से यूस्टॉस स्क्रब था, लेकिन वह बुरा लड़का नहीं था। पोल, उसने कहा, क्या ये न्याय है? क्या मैंने इस टर्म ऐसा कुछ किया है? क्या मैंने कार्टर का सामना नहीं किया था उस खरगोश के मामले में? और क्या मैंने स्टीवेंस की बात गुप्त नहीं रखी, वो भी दवाओं में? और क्या मैंने? मुझे कुछ पता नहीं और परवाह भी नहीं, जिल ने रोते हुए कहा। स्क्रब ने देखा कि वह अब भी ठीक से अपने होश में नहीं है और समझदारी दिखाते हुए उसे एक पेपरमेंट दे दिया। उसने खुद भी एक लिया। थोड़ी देर में जिल चीजों को साफ साफ देखने लगी। माफ करना स्क्रब, उसने थोड़ी देर बाद कहा। मैंने न्याय नहीं किया, तुमने ये सब किया इस टर्म में। तो पिछला टर्म भुला दो अगर कर सको, यूस्टॉस ने कहा। तब मैं बिल्कुल अलग लड़का था। मैं, हे भगवान, मैं कैसा बुरा था। खैर, ईमानदारी से कहूं तो थे, जिल ने कहा। तो तुम्हें लगता है कि मैं बदला हूँ? यूस्टोस ने पूछा। सिर्फ मुझे ही नहीं, जिल ने कहा, सब कह रहे हैं। उन्होंने ध्यान दिया है। एलेनोर ब्लैकिस्टन ने कल हमारी चेंजिंग रूम में एडल पेनीफेदर को कहते सुना। वह कह रही थी, किसी ने उस स्क्रब लड़के को पकड़ लिया है। वह स्टॉर्म बिल्कुल काबू में नहीं आ रहा। अब हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। यूस्टोस ने सिरहन ली। एक्सपेरिमेंट हाउस में हर कोई जानता था कि उनका ध्यान रखना कैसा होता था। दोनों बच्चे कुछ पल शांत हो गए। लॉरेन की पत्तियों से बूंद टपक रही थी। तुम पिछले टर्म में इतने अलग क्यों थे? जिल ने थोड़ी देर बाद पूछा। मेरे साथ छुट्टियों में कुछ अजीब चीजें हुई थी, यूस्टोस ने रहस्यमय ढंग से कहा। कैसी चीजें? जिल ने पूछा। यूस्टोस ने काफी देर तक कुछ नहीं कहा, फिर बोला, देखो पोल, तुम और मैं इस जगह से जितना कोई किसी चीज से नफरत कर सकता है
उतना नफरत करते हैं, है ना? मुझे तो सच में बहुत नफरत है, जिल ने कहा। तो मुझे लगता है कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। हाँ, बहुत कृपा है तुम्हारी, जिल ने कहा। हाँ, लेकिन ये बहुत बड़ा राज है, पोल। सुनो, क्या तुम उन चीजों पर विश्वास करने में अच्छी हो जिन पर यहाँ के लोग हंसते हैं? मुझे कभी मौका नहीं मिला, जिल ने कहा, पर मुझे लगता है मैं कर सकती हूँ। क्या तुम मुझ पर यकीन करोगी अगर मैं कहूँ कि मैं पिछले हॉलीडेज में इस दुनिया से बाहर गया था? मुझे समझ नहीं आएगा कि तुम क्या कह रहे हो। खैर, दुनिया की बात छोड़ो। सोचो, अगर मैं कहूँ कि मैं ऐसी जगह गया जहाँ जानवर बोल सकते हैं और जहाँ जादू, ड्रैगन वगैरह होते हैं, वो सब जो परियों की कहानियों में होता है। स्क्रबी कहते हुए बहुत झिझक रहा था और उसका चेहरा लाल हो गया था। तुम वहां कैसे पहुंचे? जिल ने पूछा। वह भी थोड़ी झिझक रही थी। एक ही तरीका है, जादू से, यूस्टोस ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। मैं अपने दो चचेरे भाई बहनों के साथ था। हम बस खींच लिए गए। वे पहले भी वहां जा चुके थे। अब जब दोनों धीरे धीरे बात कर रहे थे तो जिल को उस पर यकीन करना कुछ आसान लगा, लेकिन तभी अचानक एक भयानक शक उसके मन में आया और उसने गुस्से से कहा, इतनी तेजी से कि वह कुछ पल के लिए बिल्कुल शेरनी जैसी लगी। अगर मुझे पता चला कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। कभी नहीं, कभी नहीं। मैं नहीं कर रहा, यूस्टोस ने कहा। मैं कसम खाता हूँ, सब कुछ ही कसम। जब मैं स्कूल में था तो लोग कहते थे मैं बाइबल की कसम खाता हूँ, लेकिन एक्सपेरिमेंट हाउस में बाइबलों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता था। ठीक है, जिल ने कहा, मैं तुम पर विश्वास करूंगी। और किसी को नहीं बताओगी? क्या तुम मुझे इतना घटिया समझते हो? दोनों बहुत उत्साहित हो गए थे जब उन्होंने ये सब कहा, लेकिन जब कहने के बाद जिल ने चारों ओर देखा, सुस्त पतझड़ का आसमान, पट्टियों से टपकती बूंदें और एक्सपेरिमेंट हाउस की तमाम निराशा को महसूस किया। ये 13 सप्ताह का टर्म था और अभी 11 हफ्ते बाकी थे। तो उसने कहा, पर आखिर इससे क्या फायदा? हम वहां नहीं हैं, हम यहाँ हैं, और हम वहां जा भी नहीं सकते। या क्या हम जा सकते हैं? मैं भी यही सोच रहा हूँ, यूस्टोस ने कहा। जब हम वहां से लौटे तो किसी ने कहा था कि पेवेंसी के दोनों बच्चे, यानी मेरे चचेरे भाई बहन, वहां कभी नहीं जा सकते। वह उनका तीसरा बार था, समझ रही हो ना? शायद उनका हिस्सा पूरा हो गया था, लेकिन उसने मुझसे कभी नहीं कहा कि मैं नहीं जा सकता। अगर वह चाहता कि मैं ना जाऊं तो वह कह देता। तो क्या वह चाहता है कि मैं फिर से जाऊं? और मैं सोचता ही जा रहा हूँ, क्या हम कोशिश करके देख सकते हैं? तुम्हारा मतलब है ऐसा कुछ करना जिससे वह हो जाए? यूस्टोस ने सिर हिलाया। तुम्हारा मतलब है हम जमीन पर एक घेरा बनाएं और उसमें अजीब अजीब अक्षर लिखें और उसके अंदर खड़े होकर टोने टोटके और जादुई मंत्र पढ़ें? हाँ, यूस्टोस ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा। शायद मैं कुछ ऐसे ही सोच रहा था, हालांकि मैंने कभी नहीं किया। लेकिन अब जब बात सचमुच करने की आती है तो मुझे लगता है कि वो सब घेरे वगैरह बेकार की बातें हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्हें ये पसंद आता। इससे ऐसा लगेगा जैसे हम उन्हें मजबूर कर सकते हैं कुछ करने के लिए। लेकिन सच तो ये है कि हम बस उनसे प्रार्थना ही कर सकते हैं। तुम बार बार जिस शख्स की बात कर रहे हो वो कौन है? उस जगह पर लोग उन्हें असलन कहते हैं, यूस्टोस ने कहा। कितना अजीब नाम है। वो खुद नाम से कई ज्यादा अजीब है, यूस्टोस ने गंभीरता से कहा। खैर, चलो आगे बढ़ते हैं। केवल प्रार्थना करने में कोई नुकसान नहीं। चलो इस तरह साथ साथ खड़े हो जाएं और हम अपने हाथ आगे फैला देंगे, हथेलियां नीचे की तरफ, जैसे उन्होंने रामांडू के द्वीप पर किया था। किसका द्वीप? उस बारे में बाद में बताऊंगा, और शायद उन्हें अच्छा लगे कि हम पूर्व की ओर मुंह करें। देखना होगा पूर्व किधर है। मुझे नहीं पता, जिल ने कहा। लड़कियों के साथ अजीब बात यह होती है कि उन्हें कभी दिशाएं याद नहीं रहती, यूस्टोस ने ताना मारा। तुम्हें भी नहीं पता, जिल ने नाराज होकर जवाब दिया। पता है, अगर तुम बार बार बीच में ना बोलो तो मैं बता दूं। अब समझ गया, वो रहा पूर्व, लॉरेन की झाड़ियों की ओर। अब क्या तुम मेरे पीछे पीछे शब्द दोहराओगी? कौन से शब्द? जिल ने पूछा। जो मैं बोलने वाला हूँ वही, यूस्टोस ने जवाब दिया। तो अब, और उन्होंने शुरू किया। असलन असलन असलन, असलन असलन असलन, जिल ने दोहराया। कृपया हमें वहां जाने दें। उसी पल जिम के दूसरी तरफ से एक आवाज आई। पोल, हाँ मुझे पता है वो कहाँ है। वो जिम के पीछे रो रही है, लाऊं उसे? जिल और यूस्टोस ने एक दूसरे की तरफ देखा और तुरंत झाड़ियों के नीचे घुस गए।
और झाड़ी की मिट्टी से ढकी ढलान पर चढ़ने लगे, इतनी तेजी से कि ये देखकर कोई भी उनकी फुर्ती की तारीफ करता, क्योंकि एक्सपेरिमेंट हाउस में पढ़ाई भले ही बहुत अजीब ढंग से होती थी। फ्रेंच, गणित या लैटिन जैसी चीजें तो खास तौर पर नहीं सिखाई जाती थी, लेकिन ये जरूर सिखाया जाता था कि जब वे तुम्हें ढूंढ रहे हो तो कैसे चुपचाप और फुर्ती से भागा जाए। करीब 1 मिनट तक चढ़ने के बाद उन्होंने रुक कर सुना, और जो आवाजें आ रही थी उनसे उन्हें समझ आ गया कि उनके पीछे कोई है। काश वो दरवाजा फिर से खुला हो, स्क्रब ने चलते चलते कहा, और जिल ने सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि झाड़ियों की ऊपरी सीमा पर एक ऊंची पत्थर की दीवार थी जिसमें एक दरवाजा था जिससे खुले मैदान में निकला जा सकता था। यह दरवाजा लगभग हमेशा बंद ही रहता था, लेकिन कभी कभी, या शायद सिर्फ एक बार, लोगों ने इसे खुला पाया था। और जाहिर है कि केवल एक बार की याद भी उम्मीद को जिंदा रखती है। लोग आजमाते रहते थे, कभी तो ये खुला मिल जाए। अगर मिल जाए तो ये स्कूल की सीमा से बाहर निकालने का शानदार और गुप्त रास्ता था। अब जिल और यूस्टोस दोनों गरमाए हुए और झाड़ियों के नीचे झुके झुके चलते हुए अच्छे खासे गंदे हो चुके थे, दीवार तक पहुंच गए और वहां हमेशा की तरह दरवाजा बंद था। शायद कोई फायदा नहीं होगा, यूस्टोस ने कहा, हैंडल पर हाथ रखते हुए। और तभी ओ ओहो, अरे वाह, उसने चौंक कर कहा, क्योंकि हैंडल घूम गया और दरवाजा खुल गया। एक पल पहले तक दोनों यही सोच रहे थे कि अगर दरवाजा खुला हुआ मिला तो वे दौड़ते हुए फौरन पार कर लेंगे, लेकिन जब वह सचमुच खुला तो वे दोनों वहीं थम गए, क्योंकि जो दृश्य उन्हें दिखा वह उनकी उम्मीद से बहुत अलग था। उन्हें उम्मीद थी कि वे ऊबड़ खाबड़ हीट से भरी ढलान देखेंगे जो ऊपर उठती हुई उस सुस्त पतझड़ी आसमान से जा मिलेगी, लेकिन इसके बजाय दरवाजे से उन्हें तेज धूप का उजाला मिला, वैसा ही जैसे जून के किसी दिन जब आप गैरेज का दरवाजा खोलते हो तो उजाला अंदर भर जाता है। उस उजाले ने घास पर टिकी पानी की बूंदों को मोती जैसा चमका दिया और जिल के आंसुओं से भीगे गालों की गंदगी को भी उजागर कर दिया। और रोशनी जिस दुनिया से आ रही थी वह निश्चित ही कोई दूसरी दुनिया लग रही थी। कम से कम जो कुछ उन्हें दिख रहा था उससे तो यही लगा। उन्होंने वहां घास देखी, इतनी मुलायम और चमकदार जैसी जिल ने पहले कभी नहीं देखी थी, और नीला आसमान और हवा में इधर उधर उड़ती चीजें जो इतने चमकदार रंगों की थी कि वे या तो कीमती रत्न लग रही थी या विशाल तितलियां। हालांकि जिल लंबे समय से किसी ऐसी चीज की ख्वाहिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वह डर गई। उसने स्क्रब का चेहरा देखा, वह भी डरा हुआ था। चलो पोल, यूस्टोस ने हाफती हुई आवाज में कहा। क्या हम वापस आ सकते हैं? क्या ये सुरक्षित है? जिल ने पूछा। उसी पल पीछे से एक नीची जलन से भरी आवाज आई। अब आओ पोल, सबको पता है तुम वही हो, नीचे आओ। ये थी एडिथ जैकल की आवाज। वह खुद उनमें से तो नहीं थी, लेकिन उनकी चमचों में से थी। जल्दी, स्क्रब ने कहा। यहाँ हाथ पकड़ो, हमें अलग नहीं होना चाहिए। और इससे पहले कि जिल को समझ में आता क्या हो रहा है, यूस्टोस ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर दरवाजे के पार ले गया, स्कूल की सीमा से बाहर, इंग्लैंड से बाहर, और हमारे इस पूरे संसार से बाहर, उस जगह में। एडिथ जैकल की आवाज वैसे अचानक बंद हो गई जैसे रेडियो को बंद कर देने पर आवाज बंद हो जाती है, और उसी पल चारों ओर एक बिल्कुल अलग ध्वनि गूंजने लगी। ये उन चमकदार चीजों से आ रही थी जो ऊपर उड़ रही थी। अब वे साफ तौर पर पक्षी दिखाई दे रहे थे। वे बहुत ही मधुर और ऊर्जावान स्वर में गा रहे थे, और वह संगीत किसी आम चिड़ियों के गीत से कई अधिक कुछ था। कुछ ऐसा जैसा उच्च कोटि का संगीत जिसे पहली बार में पूरी तरह समझ नहीं पाते। फिर भी इस गान के बीच एक भारी और गूंजती हुई खामोशी भी थी। ये खामोशी उस ताजा हवा के साथ मिलकर जिल को ये सोचने पर मजबूर कर रही थी कि शायद वे किसी बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी पर हैं। स्क्रब अब भी उसका हाथ पकड़े हुए था, और वे दोनों चारों तरफ देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। जिल ने देखा कि वहां बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, कुछ कुछ देवदार जैसे, लेकिन कहीं बड़े, लेकिन वे इतने पास पास नहीं उगे थे, और वहां कोई झाड़ झड़ाड़ भी नहीं था, तो हर दिशा में बहुत दूर तक देखा जा सकता था। जिल की नजर जहां तक पहुंच सकी वहां बस हरी घास, चमकते पंखों वाले पक्षी, पीले नीले और इंद्रधनुषी रंगों में गहरे नीले साए, और नीरवता। उस ठंडी उछली हवा में एक भी पत्ता नहीं हिला। ये एक बहुत ही शांत और एकाकी जंगल था। सीधे आगे कोई पेड़ नहीं थे, सिर्फ नीला आकाश था। वे चुपचाप उसी दिशा में चलते रहे जब तक अचानक स्क्रब ने कहा, सावधान, और जिल को पीछे खींच लिया। वे एक खड़ी चट्टान के किनारे पर पहुंच गए थे। जिल उन लोगों में से थी जिन्हें ऊंचाई का डर नहीं होता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वह एक गहरी खाई के बिल्कुल किनारे खड़ी थी, बल्कि उसे स्क्रब पर गुस्सा आया कि उसने उसे पीछे खींचा। जैसे मैं कोई बच्ची हूँ,
उसने कहा, और उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। जब उसने देखा कि स्क्रब का चेहरा कितना सफेद पड़ गया है तो उसे उस पर घृणा हुई। क्या हुआ? उसने कहा, और ये दिखाने के लिए वह डरी नहीं है। और वह और भी ज्यादा किनारे की ओर बढ़ गई। दरअसल इतनी की जितना खुद उसे भी ज्यादा लगने लगा। फिर उसने नीचे झांक कर देखा। अब जाकर जिल को समझ आया कि स्क्रब का चेहरा सफेद क्यों पड़ा था, क्योंकि हमारे संसार में कोई भी खाई इस खाई की तुलना में नहीं आ सकती। कल्पना करो कि तुम किसी बड़े ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़े हो और फिर नीचे झांकते हो, बिल्कुल तल तक। और अब सोचो कि वह खाई वहां खत्म नहीं होती, वह उससे भी दुगनी, 10 गुनी, 20 गुनी गहराई तक जाती है। और जब तुम इतनी नीचे देख चुके हो तो अचानक तुम्हारी नजर उन छोटे छोटे सफेद चीजों पर जाती है जो पहली नजर में भेड़ों जैसे लगते हैं, लेकिन फिर एहसास होता है कि वे भेड़ें नहीं, बादल हैं। कोई धुंध की पतली परत नहीं, बल्कि विशाल, फूलों जैसे मोटे सफेद बादल, जो खुद ही किसी पहाड़ जितने बड़े हैं। और आखिरकार उन बादलों के बीच से तुम एक झलक पाते हो असली तले की, जितनी दूर है कि तुम तय ही नहीं कर सकते कि वह खेत है, जंगल है, जमीन है या पानी है। वो बादल से भी बहुत नीचे है और तुम खुद उन बादलों से कई ऊपर। जिल उसे घूरती रही। फिर उसने सोचा कि शायद अब तो वह एक दो कदम पीछे हट ही जाए उस किनारे से, लेकिन वह ऐसा करने से झिझक रही थी कि कहीं स्क्रब ये न समझे कि वह डर गई है। फिर अचानक उसने फैसला किया कि उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि स्क्रब क्या सोचता है। वह उस भयानक किनारे से दूर हो जाएगी और अब कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाएगी जो ऊंचाई से डरता हो। लेकिन जब उसने चलने की कोशिश की तो पाया कि वह चल ही नहीं पा रही थी। उसकी टांगें जैसे मोम बन गई हो। सब कुछ उसकी आंखों के सामने तैर रहा था। क्या कर रही हो पोल? वापस आओ बेवकूफ लड़की! स्क्रब चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज कहीं दूर से आती हुई लग रही थी। जिल ने महसूस किया कि वह उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक उसके शरीर पर से उसका अपना नियंत्रण जाता रहा था। उसकी बाहें और टांगें किसी और की लग रही थी। खाई के किनारे कुछ पल की छीना झपटी हुई। जिल इतनी डरी हुई और चक्कर में थी कि उसे ठीक से समझ भी नहीं आया कि वह क्या कर रही है। लेकिन दो बातें उसने जीवन भर याद रखी, वे अक्सर उसके सपनों में लौटती रही। एक तो ये कि उसने खुद को स्क्रब की पकड़ से छुड़ा लिया था, और दूसरी ये कि ठीक उसी समय स्क्रब ने एक भयावह चीख के साथ संतुलन खो दिया और गहराई की ओर गिर पड़ा। शुक्र है कि जिल को सोचने का वक्त नहीं मिला कि उसने क्या किया। एक बहुत बड़ा, चमकीले रंगों वाला जानवर खाई के किनारे की ओर दौड़ता हुआ आया। वह नीचे बैठ गया, आगे की ओर झुक गया, और ये सबसे अजीब बात थी, वह फूंक मार रहा था। वह ना दहाड़ रहा था, न फुफकार रहा था, बस अपने खुले मुंह से लगातार फूंक मार रहा था। उसी तरह जैसे वैक्यूम क्लीनर अंदर की ओर खींचता है, वह बाहर की ओर फूंक रहा था। जिल उसके इतने पास थी कि उसे उस सांस की लहर अपने शरीर के जरिए महसूस हो रही थी। वह वहीं पड़ी रही, क्योंकि वह उठ नहीं पा रही थी। वह लगभग बेहोश थी, लेकिन वह चाह रही थी कि वह सचमुच बेहोश हो जाती। लेकिन बेहोशी तो चाहने से नहीं आती। आखिरकार उसने नीचे, बहुत नीचे एक काले से बिंदु को तैरते हुए देखा, जो खाई से थोड़ा ऊपर की ओर जा रहा था। जैसे जैसे वह ऊपर उठ रहा था, वह और भी दूर होता जा रहा था। जब वह खाई की ऊंचाई के लगभग बराबर पहुंचा, तब तक वह इतना दूर जा चुका था कि जिल की नजर से ओझल हो गया। जाहिर था कि वह बहुत तेजी से उनसे दूर जा रहा था। जिल को अनायास ही ख्याल आया कि शायद उसके पास बैठा जीव उसे फूंक मारकर वहां से दूर भेज रहा था। उसने मुड़कर उस जीव को देखा। वह एक सिंह था।